So hello guys, let's crack 11 CBSE Commerce on an academy with me Abhijit Jaiswal. So this is our YouTube channel guys. Let's crack 11 CBSE Commerce. A few things about myself. My name is Abhijit Jaiswal. I've done my graduation in BCom. I've completed my CS Foundation Executive. Currently I'm in professional program. I've worked with various company secretary firms and corporates. Now I've been teaching for last 6 years, right? मैं यहाँ पे क्यों हूँ? Why am I here on an academy? I'm here बिकॉज ये सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेने से आपको बहुत सारी यूटिलिटीज़ मिलती है, राइट? क्या क्या मिलता है? यू गेट डेली लाइव क्लासेस जहाँ पे आप अपने एजुकेटर्स के साथ में कोई भी डाउट है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं. आप लोग वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू कैन इंटरैक्ट विथ योर एजुकेटर. वहाँ पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि आपको कितना आता है, राइट? कितना आता है, कितना नहीं आता है, कि कुछ भी नहीं आता है, ये जानने में आपको हेल्प करेगा. नेक्स्ट, यू गेट अ स्ट्रक्चर्ड सिलेबस या स्ट्रक्चर्ड कोर्स. आपको आपके बुक्स के हिसाब से सिलेबस मिलेगा. जो भी चेंजेस आपके बुक्स में आएंगे वो हम लोग भी कवर करेंगे. यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस फॉर वॉट एवर रीजन्स. अगर आप लोग क्लासेस कोई अटेंड नहीं कर पाए या फिर आपको रिवाइज करना है कोई क्लास, तो यू कैन ऑलवेज गो टू योर ऐप, है ना? वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो लेक्चर और आप कभी भी देख सकते हैं. ना व्हाट यू गेट डेली लाइव क्लासेस. मैंने आपको बताया इंटरैक्टिव क्लासेस रहती है, एक्सक्यूज मी, इंटरैक्टिव क्लासेस रहती है, मज़ा आता है. यू गेट टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया, है ना? आपके यहाँ पे हर एक स्ट्रीम में जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, मौका भी मिलेगा. यू गेट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. आप लोग को जो भी आप पढ़ रहे हैं, वॉट एवर यूर स्टडी, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें आपको पूरे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने 11th-12th का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 11th-12th कॉमर्स का अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एवरी सब्जेक्ट, राइट? साइंस का लिया तो विल गेट एवरी सब्जेक्ट ऑफ साइंस. ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ठीक है, आपको ये ऐप डाउनलोड करना है एंड वहाँ पे जाकर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है जो कि आपको यहाँ दिखेगा एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. बट दैट्स नॉट ऑल. आप यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो. दीज आर फ्री. ठीक है, स्पेशल क्लासेस आर फ्री. इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है. ऑल यू हैव टू डू इज मेक एन अकाउंट. ठीक है, डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, राइट? आप लोग हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम ऐप के ऊपर जो ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू कैन क्लियर योर डाउट्स. ऑल यू हैव टू डू इज पेस्ट दिस लिंक इन दिस URL एंड वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा टू ज्वाइन द ग्रुप. नाउ ऑल दीज थिंग्स जो आपको मिलता है वो मिलता है 25,000 का है सब्सक्रिप्शन. 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 25,000 का, जिसमें आपको 11th और 12th दोनों का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट? विद ऑल सब्जेक्ट्स. यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है. अगर आप एक कोड लगाते हैं जिसका नाम है जीत, सो विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट? एंड यही चीज़ आपको मिलेगी 22,500 में, राइट? एंड नेक्स्ट, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन देखते हैं 11th और 12th दोनों का, तो वो 15,000 का है. एंड अगेन अगर आप ये कोड लगाते हैं जीत तो आपको यही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 13,500 में. ठीक है, तो भाई आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स. उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स नॉर्मल, सिर्फ जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. आई होप आपको थोड़ा कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना? कुछ समझ में आएगा. तो देखते हैं क्या कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं आप लोगों के. हाँ चलो, लेट अस कीप इट रेड, है ना? चलिए, तो भाई सबसे पहला सवाल है ना, MCQs पहले देख लेते हैं. विल जस्ट सी दी MCQs फर्स्ट. हम लोग देख लेते हैं क्या है. तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी. इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि बिजनेस एक्टिविटी को कैरेक्टराइज नहीं करती हैं, डज नॉट कैरेक्टराइज. तो पहला दिया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड सैलरी और वेजेस. तो इसमें क्या आएगा बेटा? देखो, बिजनेस एक्टिविटी क्या कैरेक्टराइज नहीं कर रहा है ये पूछ रहा है. क्या गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग बनाते हैं? यस. क्या रिस्क रहता है? बिल्कुल रहता है. क्या हम लोग क्या हम लोग सेल और एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का? यस. तो क्या नहीं है बेटा? सैलरी और वेजेस नहीं है. नाउ अगर आप नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर मिल्स. ऐसा कौन सा
आपका इंडस्ट्री है ना, तो इसके लिए आपको क्या पता रहना चाहिए, इंडस्ट्री के टाइप्स पता रहना चाहिए, इंडस्ट्री के टाइप्स पता रहना चाहिए। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कि ऑयल रिफाइनरी को और शुगर मिल्स को कवर करती है, तो भाई इसमें आप देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या नन ऑफ द अबव, तो द राइट आंसर इज प्राइमरी। आंसर क्या है बेटा, प्राइमरी, राइट। फिर इसके बाद अगर आप देखें Which of the following cannot be classified as an auxiliary to trade, इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसको आप auxiliary to trade कहकर नहीं कहला सकते हैं। तो पहले माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग या ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा माइनिंग, बिकॉज ये क्या है बेटा, दिस कम्स इन प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, माइनिंग कम्स अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपका आता है ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड, है ना, रेम्यूनरेटेड मतलब उनको पैसा मिलता है। ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग जो है वो किसी और के लिए काम करते हैं और उनको बदले में पैसा मिलता है, तो क्या है भाई, क्या वो बिजनेस है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट है, क्या वो प्रोफेशन है, या नन ऑफ द अबव। सोचिए सर, वो है एम्प्लॉयमेंट, है ना, जिसमें कि आप या जो एम्प्लॉय है वो किसी के लिए काम करता है और बदले में उससे मिलते हैं पैसे, है ना, या रेम्यूनरेशन या रुपए, जो आप बोलना चाहे, सैलरी, वेजेस, जो आप बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्टिव सर्विस, बेटा ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कि सपोर्टिव सर्विस, ये कीवर्ड है यहाँ पे, है ना, सपोर्टिव सर्विस कौन सी प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए अगेन आपको इंडस्ट्रीज क्या होती है ये पता रहना चाहिए, आपको ये पता रहना चाहिए बेटे कि इंडस्ट्रीज होती क्या है। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जो कि सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कमर्शियल या टर्शरी, तो बेटा द राइट आंसर इज टर्शरी। टर्शरी इंडस्ट्रीज हैं जो कि क्या करती हैं, जो आपको सपोर्टिव सर्विस प्रोवाइड करके देती है। कमर्शियल इंडस्ट्री तो कोई इंडस्ट्री होती नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड, हाँ बेटा ये थोड़े से ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, ये क्या बोला है, कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू व्हाट बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इसमें से क्या नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट अर्निंग। सो द आंसर इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आना जरूरी है, ठीक है। ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि आई होप आप लोगों ने अभी तक जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ लिए, तो यहाँ पे आप लोग को जस्ट टेस्ट योर नॉलेज, ये वीडियो देखिए तो आपका थोड़ा बहुत नॉलेज, नॉट कंप्लीट, हम लोग पूरे क्वेश्चंस तो नहीं देख पाएंगे ये वीडियो में, बट कुछ आपको नॉलेज क्लियर हो जाएगा, राइट। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, ऐसी कौन सी चीज़ है बेटा जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क जो है वो नहीं आ सकता है ना, नॉट लाइकली टू अराइज है, नॉट लाइकली टू अराइज मतलब नहीं आ सकता है। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने की वजह से बिजनेस में रिस्क आ सकता है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने पहले कोई चीज़ के लिए अलाउ किया था बट अभी पॉलिसी चेंज हो गई तो अब वो फलाना काम हम नहीं कर सकते, तो क्या रिस्क आ सकता है, जी हाँ। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि आपका जो गुड्स हैं, है ना, सॉरी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर ये है डिसऑनेस्ट है, वो अगर ऑनेस्टली काम नहीं करते हैं तो क्या आपके बिजनेस में रिस्क आएगा, ठीक है, आ सकता है। क्या पावर फेल हो गया तो बिजनेस में रिस्क आएगा, आ सकता है। तो किससे रिस्क नहीं आएगा बेटा, गुड मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है यार, अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं तो आपको रिस्क क्यों आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से कौन सी जो चीज़ है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, जिसमें क्या इन्वॉल्व है बेटा, पैसा इन्वॉल्व है या रुपए जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, हाँ क्या इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो। तो भाई कुकिंग फूड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपने खुद के लिए मैगी बनाए, क्या उसमें पैसा इन्वॉल्व है, नहीं। कुकिंग फूड फॉर सेल, क्या आपने सामान बेचने के लिए आपने गुड्स बनाए हैं या कोई भी चीज़ बनाई है, क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है, यस। कुकिंग फूड फॉर डोनेशन, डोनेट करने के लिए आपने पैसा गुड्स बनाए हैं या कुछ खाना बनाया है, तो आपने क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है, नहीं। तो भाई किस में पैसा इन्वॉल्व है, सेकेंड वाले में, राइट। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड वर्किंग इन अ हॉस्पिटल फॉर वेजेस, है ना। आप किसी जगह पे अगर
काम कर रहे हैं फॉर सम सैलरी और वेज, तो बेटा वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये किस में आ जाएगा, ये एम्प्लॉयमेंट में आएगा। ये जो डी ऑप्शन है ये किस में आएगा बेटा, बिकॉज दिस इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिक्स्ड वेजेस, agreement between employer and employee, terms and conditions and element of risk। तो भाई क्या है element of risk, बिकॉज ये किसका है फीचर बेटा, ये फीचर है फीचर ऑफ बिजनेस, बराबर, वो फीचर ऑफ बिजनेस है, ठीक है। चूज द ऑड वन आउट, इसमें से क्या अलग है, तो भाई इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, माइनिंग और बैंकिंग। तो इसमें जो आंसर रहेगा दैट इज माइनिंग। बाय, बिकॉज दिस इज प्राइमरी इंडस्ट्री एंड बाकी ये तीनों कौन सी है बेटा, ये तीनों है टर्शियरी इंडस्ट्री। ये तीनों कौन सी है बेटा, ये तीनों टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंश्योरेबल रिस्क, है ना, इनमें से कौन सी चीज का आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। तो भाई अगर चोरी हो गया कोई सामान तो क्या इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हाँ। नुकसान आपको हो सकता है कि भाई चोरी से नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आग से नुकसान हुआ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, बट अगर आपका डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया तो उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं नहीं। तो योर राइट आंसर विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, इसमें से कौन सी चीज है या कौन सा कारण है बिजनेस रिस्क का, ठीक है। नेचुरल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। प्रॉफिट्स क्यों जरूरी है, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए जरूरी है, यस। क्या बिजनेस सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, यस। क्या कुछ नयापन लाने के लिए, इनोवेशन के लिए प्रॉफिट जरूरी है, यस। तो योर राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव, है ना। योर राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस डू नॉट इंक्लूड, बेटा ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना, ये छोटी छोटी चीजें है ना, वो ध्यान रखना है आप लोग को। ऑब्जेक्टिव्स क्या इंक्लूड नहीं करता है, हायर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड मार्केट स्टैंडिंग। तो भाई आप लोग का क्या इंक्लूड नहीं करता है, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनको ज़्यादा पैसा रिटर्न में देना, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड रहे। तीसरा, कंज्यूमर्स से ज़्यादा पैसे ऐंठना या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना, राइट। एंड मार्केट स्टैंडिंग, आप मार्केट में कहाँ अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में स्टैंड करते हो वो देखना। तो कौन सी चीज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव में नहीं आती है बेटा, कंज्यूमर्स को ठगना या उनसे पैसे लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री का कौन सा एग्जाम्पल है, माइनिंग, लंबरिंग, एनिमल हस्बेंड्री या हंटिंग। ये क्वेश्चन हटा दो, हाँ, इनमें से कौन सी चीज इज नॉट एन एग्जाम्पल आना चाहिए, इज नॉट, है ना। इनमें से कौन सा एक क्या कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में नहीं आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। तो भाई आपका आंसर रहेगा माइनिंग, है ना, माइनिंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री का कौन सा एग्जाम्पल है, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, सिंथेटिक या ऑल ऑफ द अबव। सोचिए, पहले इंडस्ट्री देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी में क्या क्या आता है, हाँ, सेकेंडरी में क्या क्या आता है, सेकेंडरी में क्या क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आएगा भाई, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव आर दी आंसर्स फॉर, या ये किसके हैं बेटा टाइप्स, ये टाइप्स है प्राइमरी इंडस्ट्री के, है ना। ये किसके टाइप से बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप से। तो द आंसर इज सिंथेटिकल, बिकॉज सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है, एक मिनट आपको बताता हूँ।
सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आएगा बेटा, दो टाइप की इंडस्ट्रीज आएगी, एक तो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा रहेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कोई टाइप नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में 4 टाइप है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग, है ना। तो ये कौन सा आंसर है बेटा, सिंथेटिकल, इट इज अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आई होप थोड़ा सा रिकॉल हुआ आप लोगों को। ASAP याद रखिएगा, as soon as possible ASAP। चलो शॉर्ट आंसर्स एक दो देख लेते हैं बेटा। स्टेट द डिफरेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलग अलग टाइप्स क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा वो एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है ना, रुपए इन्वॉल्व है। तो अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, तो भाई सबसे पहले देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहला अगर आप देखिए तो बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या है, आप लोग को ऐसा बताना, यू हैव टू एक्सप्लेन, है ना। अगर ये आपको पूछा है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 3 मार्क के लिए अगर पूछा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। बिजनेस ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना। ये आपका मेन ऑब्जेक्ट रहता है। क्यों करते हैं आप ये, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, है ना। मेन ऑब्जेक्ट क्या है बेटा आपका, इसके पीछे प्रॉफिट कमाना आपका मेन ऑब्जेक्ट है। प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या है कि भाई जिसके लिए आपको कुछ स्पेशल नॉलेज लगता है एंड स्किल लगता है ना, विच इज टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन। वो अपने काम में ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या जो स्पेशलाइज्ड स्किल है वो अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, आपका लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सब कौन है बेटा, प्रोफेशनल्स रहते हैं, है ना। फिर इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसमें लोग किसी दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और बदले में उन्हें रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन में पैसा मिलेगा, है ना, सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, ये सब उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। Why is business considered an economic activity? बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कंसिडर किया बेटा, बिकॉज बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व है। बिजनेस इज नॉट डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन या डिवोशन। पैसा इन्वॉल्व है भाई साहब इसमें, ये आप बिना पैसे के नहीं कर सकते हो। तो देखो एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज व्हेन इट इज डन विद अ व्यू टू अर्न मनी। तो क्या हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, यस, मनी कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, बिल्कुल। द मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट प्राइमरीली, बेसिकली हमें पैसा तो कमाना है ना, रुपए, प्रॉफिट तो कमाना है। हाउएवर देयर आर सम अदर ऑब्जेक्टिव्स, है ना, सिर्फ पैसा कमाना ये अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मार्केट शेयर क्या है आपका, है ना। आप मार्केट में कितना आपका सप्लाई है, पूरे मार्केट में अगर 100 यूनिट्स जा रहे हैं तो इसमें से आपका कितना शेयर है ये देखना। आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से काम हो रहा है, मतलब आप सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं इन जनरल। एंड बट द मेन ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेन प्रॉफिट। ये सारे तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट आपका प्रॉफिट कमाना भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए बिजनेस को क्या कहा जाता है बेटा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। स्टेट द कंसेप्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब अगर एक ऐसा क्वेश्चन है तो भैया बिजनेस आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा बिजनेस का एक छोटा सा डेफिनेशन। बिजनेस का मतलब क्या है, तो भैया बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। क्यों करते हैं, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। आप क्यों करते हैं बेटा ये, अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और इससे क्या करते हैं आप, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। बिजनेस तभी चलेगा बेटा जब आप लोगों की ज़रूरतें सेटिस्फाई करोगे। अब लोगों को जो चीज़ चाहिए अगर वो प्रोवाइड करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा, और अगर आप कुछ भी ऐसा बना रहे हो जो लोगों को नहीं चाहिए तो वो कभी भी चलेगा नहीं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या, सबसे पहला इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्यों किया जाता है बेटा, बिजनेस इज डन विद द मोटिव टू अर्न मनी, है ना। पर्पस क्या है बेटा बिजनेस करने का, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का, आप पैसा कमाने के लिए, रुपए, मनी कमाने के लिए आप ये करते हैं। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड आर डन फॉर द सोल पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, है ना। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। भैया आप जो गुड्स हैं, है ना, या सर्विसेज हैं, देखो या तो आप खुद लेकर आओगे या तो फिर आप खुद बनाओगे या कहीं से लेकर आओगे। अगर आप खुद बना रहे हैं तो उसे कहेंगे प्रोडक्शन, या तो फिर आप कहीं से लेकर आ रहे हो तो उसे कहेंगे प्रोक्योरमेंट। ये पेंसिल अगर आपको बेचना है तो या तो आप ये पेंसिल खुद बनाएंगे या तो फिर आप ये पेंसिल क्या करेंगे, कहीं से लेकर आएंगे।
इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग दिस पेंसिल, तो मतलब खुद बना रहे हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ये खुद कर रहे हैं, या तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, इसे प्रोक्योर करेंगे, मतलब कहीं से लेकर आएंगे। तो देखिए बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज। द मैन्युफैक्चरर इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन वाइल अ शॉपकीपर इज इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट, बराबर। फिर इसके बाद में देखिए सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, है ना। आप क्या करते हैं बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं फॉर सम कंसिडरेशन, मतलब पैसे के लिए आप एक्सचेंज करते हैं, बदले में पैसा देते हैं, और उससे क्या होता है बेटा, हमारी नीड्स, ह्यूमन नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होती है। जिसके पास, मान लो मेरे पास में पेंसिल नहीं थी, मैं दुकान में गया, मैंने पेंसिल खरीद के लाया, तो मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी हो गई। दुकान वाले के पास में पैसे थे, उसको पैसे चाहिए थे, उसको पैसे मिल गए, राइट। फिर इसके बाद में आता है बेटा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, हम गुड्स कैसे बेच रहे हैं बेटा, हम लोग गुड्स को या सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पे बेचें। एक बार, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि एक बार अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, भले ही आप उसे प्रॉफिट में क्यों ना बेचें। ये पेंसिल मैंने 100 रुपये की लेकर आई, बट ये पेंसिल मैं बेच रहा हूँ 200 रुपये में, इवन दो आई हैव अर्नड प्रॉफिट, बट दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस, क्योंकि मैं सिर्फ इसी में डील नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ पेंसिल बनाकर बेचना नहीं है ना। ये तो मैंने एक बार ऐसी खरीदा, मुझे पसंद नहीं आई, मैंने बेच दिया, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस क्या है बेटा, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। रेगुलर बेसिस का मतलब ये नहीं है कि रोज होना चाहिए, इट कैन बी डेली, इट कैन बी वीकली, हाफ फोर्थनाइटली, या मंथली, या हाफ अ ईयर, या ईयरली, या 10 ईयर्स, वंस इन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है, बट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग आप क्यों करें बिजनेस, भैया फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो रहना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट। बाकी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट बिना प्रॉफिट के आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। फिर है अनसर्टनिटी ऑफ रिस्क, ये भी आपको पता रहना चाहिए कि भाई बिजनेस एक्टिविटी जो है उसमें रिस्क रहेगा। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, हर एक एक्टिविटी, हर एक बिजनेस में रिस्क रहेगा, राइट। भले ही डिग्री रिस्क थोड़ा कम हो या रिटर्न थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो, है ना, रिस्क विल बी ऑलवेज देयर। एंड अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न, सॉरी, रिटर्न जो है बेटा वो आपको कभी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। आपने 100 रुपये अगर बिजनेस में लगाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 100 रुपये वापस मिल जाएंगे या 200 रुपये वापस मिलेंगे। कभी आपको 100 रुपये पे 100 रुपये और प्रॉफिट हो सकता है, या पूरे के पूरे 100 रुपये भी डूब सकते हैं। तो जो रिटर्न है बेटा दैट इज़ वेरी अनसर्टन, है ना। आपको हमेशा सेम टाइप का रिटर्न नहीं मिलेगा, कभी ज़्यादा मिल सकता है, कभी कम मिल सकता है, राइट। फिर इसके बाद में एलिमेंट ऑफ रिस्क, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हर एक बिजनेस में रिस्क होता है। एक बार फटाक से आप ये देख ले बेटे, ग्लांस कर ले। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, एक बार फटाक से आप देख लें। ठीक है, चलिए, आई होप आपने देख लिया। नेक्स्ट अगर अपन देखें बेटा, तो व्हाट आर द हिंड्रेंसेस इन कॉमर्स, है ना। हिंड्रेंसेस का मतलब क्या होता है, रुकावटें, बाधाएं। ऐसे क्या हिंड्रेंसेस है, क्या बाधाएं हैं कॉमर्स में, एंड ऐसी क्या एजेंसीज हैं जो कि ये हिंड्रेंसेस को दूर करती है। तो सबसे पहले बेटा लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो इसे क्या दूर करता है बेटा, ये कौन दूर करता है, ट्रेडर्स और मिडिलमैन जो है वो दूर करते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट को। फॉर एग्जाम्पल बायर और सेलर दोनों के बीच में अगर ट्रेड होगा तो ही तो पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा, है ना। फिर है डिस्टेंस और प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, मैं यहाँ तू वहाँ, है ना। ये जो है बेटा, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो है उसको कौन कवर करेगा, कौन हटाएगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो लोगों के बीच की दूरियां हटेगी, है ना। फाइनेंस की अगर आप बात करें तो बेटा बैंकिंग दूर करता है फाइनेंस का प्रॉब्लम। टाइम एंड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, राइट। फिर रिस्क की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज, एंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एडवर्टीजमेंट। ये सारे हिंड्रेंसेस जो हैं ये दूर करते हैं। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों ने ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो गाइस प्लीज़ मेरा लेक्चर देख लीजिए जिसमें हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा है ना। अनअकैडमी के ऊपर में ही इसी प्लेटफॉर्म पे लेट्स क्रैक 11 CBSE कॉमर्स पर ही मेरा लेक्चर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा तो वो है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसे कौन सी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है ना। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज 3 टाइप की होती हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज, है ना। हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, वो इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आएंगी जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं और उसको एज रॉ मटेरियल हम लोग देते हैं किसको बेटा, अदर इंडस्ट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी को आप क्या करते हो, आप ऑयल निकालते हो, नेचुरल रिसोर्स है, ऑयल निकाल रहे हो और उसको आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में आप देते हो, है ना। तो चलिए प्राइमरी ये 2 टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, है ना, वाटर और एयर। फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा, ये जो आप अर्थ से निकालते हैं इसे आप क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी है बेटा, ये वो इंडस्ट्री है जिसमें कि अंडर विच ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। भैया इनको आप खुद जो है ह्यूमन सुपरविजन में आप इसे पालते हैं, इन्हें आप बड़ा करते हैं, इन्हें आप ग्रो करते हैं, है ना। फिश फार्मिंग हो गया, आप नेचुरली अगर मछली पकड़ रहे हैं नदी से तो वो आ गया एक्सट्रैक्टिव में, बट अगर आप खुद का एक फिश फार्म बना रहे हैं तो वो आ जाएगा बेटा किसमें, जेनेटिक में, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, नए प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय यूजिंग प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स, है ना। प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स, एक्सक्यूज मी, जो पुरानी हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो गुड्स निकाली हैं उनको आप यूज करते हो एज रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉटन आउट ऑफ क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन, ये सेकेंडरी है। अब अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आएगा, द इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर बनाते हैं बैम्बू से, शुगर बनाते हैं शुगर केन से, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें 4 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, एक है एनालिटिकल, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है सिंथेटिकल, चौथा है असेंबलिंग। एनालिटिकल में आप क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, एक चीज से काफी सारी चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बनाएंगे। प्रोसेसिंग में क्या करते हो, आप एक ही प्रोसेस के थ्रू एक चीज को और अच्छा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, हाँ, शुगर कैसे बनता है, प्रोसेसिंग से बनता है। सिंथेटिकल, आप 2 या 3 चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेटिकल। जैसे कि हम लोग पेंट्स की बात करें, हम लोग सीमेंट की बात करें, है ना। फिर अगर आप बात करें कॉस्मेटिक्स या सीमेंट्स की भी बात कर सकते हैं, है ना। असेंबलिंग, आप अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, ये जो इंडस्ट्री बेटा, सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा आर कवर्ड, है ना। फिर इसके बाद में आता है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री कौन सी रहेगी, वो इंडस्ट्री रहेगी जिसमें कि आप क्या करते हैं, आप प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को बराबर स्मूथली काम करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, प्राइमरी, प्राइमरी में आएगा एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, सेकेंडरी में आएगा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में 4 टाइप की इंडस्ट्री आएगी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, बराबर। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई टाइप नहीं है, ठीक है। टर्शरी वो इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सारी इंडस्ट्रीज को स्मूथली काम करने में मदद करती है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्या प्रॉफिट जरूरी है, जी हाँ बिल्कुल प्रॉफिट जरूरी है, बिना प्रॉफिट के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी बिजनेस।
अर्निंग प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट जरूरी है। क्या रीजन से भाई? तो देखिए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सबसे पहला रीजन क्या है? मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। प्रॉफिट एक्ट्स एज अ मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए प्रॉफिट जरूरी है ना, बिना प्रॉफिट के वो काम नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉफिट जो है वो जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। बिना प्रॉफिट के एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट कंटिन्यू विद देयर बिजनेस। रिवॉर्ड्स फॉर टेकिंग रिस्क, इट प्रोवाइड्स रिटर्न फॉर टेकिंग रिस्क। भैया ये क्या है? आप जब भी रिस्क लेते हैं तो आपको बदले में प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पेंसिल खरीदा था बेचने के लिए, बट जब मैं ये पेंसिल खरीद रहा हूँ तो मैं रिस्क ले रहा हूँ। व्हाट इफ नहीं बिकी तो पैसे मेरे डूब जाएंगे, तो ये एक रिस्क है। तो अगर बिक गई तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्यों हुआ? बिकॉज आई टुक अ रिस्क। ठीक है। फंड्स फॉर ग्रोथ, भाई अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए, है ना, आपको उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। फिर इसके बाद में आता है सिंबॉलिक ऑफ एफिशिएंसी एंड एफिकेसी। भाई इट इज़, ये क्या है? एक सिंबल है कि आपका जो बिजनेस है वो सही तरीके से चल रहा है, मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है, और आपके बिजनेस में नुकसान कम हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है ना। तो इट इज़ अ साइन ऑफ व्हाट बेटा? एफिशिएंसी एंड एफिकेसी। प्रॉफिट सिंबलाइज दैट मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, मतलब काम करने में सक्षम है, एंड बिजनेस इज ऑपरेटिंग इन अ हेल्दी मैनर। फिर इसके बाद में आता है एनहांसमेंट एंड गुडविल। देखिए आपका जितना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा आपका गुडविल भी उतना बढ़ेगा, है ना। इतना बड़ा बिजनेस है, उसको इतने करोड़ का प्रॉफिट हो, तो ये एनहांसमेंट ऑफ गुडविल। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क? भैया रिस्क का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट, एक्सक्यूज मी, और इवन लॉस। आपको इवन लॉस भी हो सकता है। क्यों? ड्यू टू सम अनसर्टनिटीज, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनवांटेड है, अनसर्टन है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनडिजायरेबल है, आपको जो नहीं पसंद है, जो कि आपके प्रॉफिट को कम कर सकती है या इवन आपको लॉस में भी डाल सकती है, राइट। देखिए चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, स्ट्राइक हो सकता है, आपका कंपटीशन बढ़ सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आ सकते हैं। रिस्क जो है वो दो टाइप के रहेंगे बेटा, रिस्क जो है वो दो टाइप के रहेंगे, एक तो रहेगा स्पेक्युलेटिव और दूसरा रहेगा प्योर। अब देखिए आपको सवाल क्या पूछा है बेटा? व्हाट इज बिजनेस रिस्क एंड उसका नेचर, है ना। आपको बिजनेस रिस्क और उसका नेचर पूछा है, तो यहाँ पे आपको स्पेक्युलेटिव और प्योर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डोंट गो एंड स्टार्ट डिफाइनिंग स्पेक्युलेटिव एंड प्योर। आप सिर्फ वहाँ बता दें कि रिस्क दो टाइप के होते हैं, दैट्स इनफ। डो नॉट डिफाइन इट, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, सबसे पहला बिजनेस रिस्क क्यों आती है बेटा? ड्यू टू अनसर्टनिटीज। कुछ भी, क्लाइमेट में चेंज आ गया, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ये क्या है बेटा? अनसर्टनिटीज। दूसरा आता है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। रिस्क जो है वो कंप्लीटली आप खत्म नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ डिग्री का रिस्क हमेशा रहेगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिस्क ज़्यादा रहेगा, छोटे बिजनेस को रिस्क कम रहेगा। फिर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। ठीक है। फिर देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। विच ऑफ हाउ वुड यू क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटी? भाई बिजनेस एक्टिविटी को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना, एक ऐसा डायग्राम बना देना, बिजनेस जिसमें आता है इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर आपने ये बना दिया तो बस समझ गया, वो बंदे को समझ जाएगा कि भाई आपको ये आता है। तो वैसे अगर आप देखें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस लिखो, ये ऐसा ना भी किया तो आप इस क्या कीजिए, बिजनेस, यहाँ पे लिखो ट्रेड, यहाँ पे लिखो सॉरी एक मिनट, इसको अपन मिटा दें यहाँ से। हाँ, यहाँ पे आप लिखो इंडस्ट्री और यहाँ पे लिखो आप कॉमर्स, है ना। यहाँ पे लिखो आप ट्रेड एंड सेकेंड लिखो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है। तो ऐसा अगर लिखोगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके से आपको ये बनाना है, पहले ही बना के रख दो ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इसको पता है। देखो इंडस्ट्रीज, सबसे पहले आपको इंडस्ट्रीज को डिफाइन करना है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। वो इंडस्ट्री रहती है जो कि क्या करती है,
दोज इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज थ्रू विच नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो यूज करते हैं हम लोग टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। ये अदर इंडस्ट्री कौन है बेटा? सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो दो टाइप की रहती है, प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की रहती है बेटा, वहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है बेटा? सेकेंडरी इंडस्ट्री अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट है उसको हम रॉ मटेरियल बोल के नई चीज़ बनाते हैं। हम लोग ने कॉटन का एग्जाम्पल ऑलरेडी लिया है। टर्शियरी इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी को स्मूथली काम करने में मदद करती है, बराबर। फिर इसके बाद में आता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या? ऑल दोज एक्टिविटीज, है ना, विच आर कंसर्न विद, ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। आप कॉमर्स में क्या करते हैं? जो गुड्स बन चुके हैं आप उनको आप ट्रांसफर करते हो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, है ना। आप इनको क्या करेंगे बेटा? यू विल ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो। क्या मेंटेन करना बेटा? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बराबर। फिर इसके बाद में ट्रेड रिफर्स टू, ट्रेड का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस मोटिव से बेटा? हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करते हैं। और ट्रेड जो है वो दो टाइप का रहेगा। ये यहाँ पे ना आप ऐसे एंटर देखिए, उसको नाइस से भी लिख सकते हैं। इंटरनल ट्रेड रहेगा जो कि कंट्री के अंदर ही रहे, जिसमें दो टाइप आते हैं, रिटेल और होलसेल। बस इतना ही लिखना है। रिटेल की अगर आप बात करें तो भैया जो हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में बेचते हैं वो रिटेल ट्रेड रहेगा। अगर आप ये पॉइंट यहाँ नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ये पॉइंट आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो एक्सटर्नल ट्रेड इट हैपेंस बिटवीन टू कंट्रीज। या तो आप अगर इसको यहाँ लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे होलसेल ट्रेड भी डिफाइन करना पड़ेगा। पहले पॉइंट में आप होलसेल ट्रेड डिफाइन करें, है ना। बल्क क्वांटिटीज में हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, बल्क में बेचते हैं, आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में रिटेल ट्रेड आप डिफाइन करेंगे एंड देन एक्सप्लेन एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या आता है? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑन्थ्रोपोर्ट। इम्पोर्ट जब आप दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट जब आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स भेज रहे हैं, ऑन्थ्रोपोर्ट मतलब जब आप क्या कर रहे हैं? दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स मंगा रहे हैं बट आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और भेज रहे हैं, दैट इज ऑन्थ्रोपोर्ट, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो एक्टिविटीज जो कि क्या करती है बेटा? आपको बिजनेस स्मूथली कैरी आउट करने में मदद करें, है ना, जो कि अलग अलग हिंड्रेंसेज हटाती हैं। हिंड्रेंसेज मतलब हमने ऑलरेडी देखा है ना, रुकावटें। तो क्या है? सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। भाई आपको ये मदद करता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में, राइट। फिर इसके बाद में ये कौन सा हिंड्रेंस हटाता है बेटा? प्लेस। ये आपको लिखना ज़रूरी है आंसर में। प्लेस का हिंड्रेंस जो ट्रांसपोर्ट हटाता है, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। कम्युनिकेशन में अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशंस आएंगे। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, अगर हम बात करें बैंकिंग और फाइनेंस की तो बिजनेस नीड्स फंड्स। भैया पैसा लगेगा आपको अलग अलग चीज़ों के लिए। आपको असेट्स खरीदने के लिए पैसा लगेगा, आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगेगा, आपको सैलरीज वेजेस देने के लिए पैसा लगेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको पैसा लगेगा। आप कहाँ से दोगे पैसा? आप पैसा दोगे बैंक से पैसा लेकर, मतलब लोन लेकर, है ना। इंश्योरेंस, रिस्क अगर हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो रिस्क का हिंड्रेंस इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग, भैया जब भी आप गुड्स बना रहे हैं तो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन, गुड्स बनने में और कंज्यूम होने में लैग होता है। मतलब जैसे ही बन रहे वैसे ही कंज्यूम नहीं होते, दोनों के बीच में समय होता है। तो जैसे आपने बना लिया उसको आप स्टोर करके रखो। जब आप स्टोर कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो? वेयर हाउस में। और जब ज़रूरत पड़ी तो आप उसे कंज्यूम कर लें। फिर इसके बाद में आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब जो भी गुड्स बन रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाना चाहिए, है ना। इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे जाता है बेटा? एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाता है। अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स यूटिलिटीज, उसमें क्या काम होगा। अब अगर आप देखें तो नया जो टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बात करें बेटा बिजनेस की, तो बेटा बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो सबसे पहले मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस कब चालू होगा बेटा? जब एंटरप्रेन्योर ने डिसीजन लिया या जब उसकी विल रही, जब उसका मन रहा, तब वो बिजनेस शुरू कर सकता है। प्रोफेशन कब शुरू होगा? जब आपने कोई प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप लिया है तो ही आप प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। एम्प्लॉयमेंट जब आपका अग्रीमेंट हुआ है ना,
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जब अग्रीमेंट होता है ना, तब एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है। नेचर ऑफ वर्क, आप इसमें क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो उसमें डील करते हैं। प्रोफेशन में आप सर्विसेज देते हैं और एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हैं, आप लोग बेसिकली सर्विस देते हैं, बट वो सर्विसेज देते हैं जो कि एम्प्लॉयर आपको कहता है, वो काम करते हैं जो कि एम्प्लॉयर आपको कहता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन, वही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, MBBS किया तो ही डॉक्टर बन पाएगा, है ना, बिना MBBS के आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। मान लो अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की तो ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। क्वालिफिकेशन देखो, अच्छा प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन, भैया क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग ये आपको चाहिए, बिना इसके आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में भी आपको चाहिए, बट कैसी, जो एम्प्लॉयर कह रहा है वो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में आपको फीस मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, भैया यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। रिस्क, प्रॉफिट्स आर अनसर्टन, इरेगुलर एंड रिस्क प्रेजेंट है। यहाँ पे फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टन, यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है, यहाँ पे सैलरी तो आएगी एंड यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है या बहुत कम रिस्क है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या यहाँ पे ट्रांसफर, आप अपना बिजनेस जो है किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर मैं किसी को अपना डिग्री ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। वहीं पे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं किसी और को मेरी जगह पे जॉब पे भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता हूँ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा कि सर हमने तो सुना है किसी के बदले में गवर्नमेंट जॉब में किसी और को ये जॉब मिल जाती है। बेटा वो सिर्फ तब होगा जब जो जिसको जॉब मिल रही है ना, वो डिपेंडेंट था किसी ऊपर, जिसको मान लो जो मर गया, एक इंसान मर जाता है जॉब के दौरान, है ना, तो उसके डिपेंडेंट को क्या होता है बेटा, जॉब मिलती है, और वो डिपेंडेंट को भी वही जॉब मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जॉब मिलेगी, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता है, प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट रहता है जो कि फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली, एंड एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट रहता है जो कि एम्प्लॉयर देता है। एग्जाम्पल्स आप लोग को पता है, शॉप बिजनेस में शॉप, फैक्ट्री ये सब आएगा, इसमें CA CS ये सब आ जाएगा, इसमें आप कहीं पर भी काम करें, कंपनी में, बैंक में, ये सब आ जाएगा, ठीक है। फिर वाई डज बिजनेस नीड्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, भैया बिजनेस को मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्यों चाहिए, एक्सप्लेन एनी 5 सच ऑब्जेक्टिव्स, क्यों मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स चाहिए आपको। सिंस अ बिजनेस हैज टू बैलेंस अ नंबर ऑफ गोल्स, नीड्स एंड गोल्स, इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है बेटा, मकसद। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, मकसद। Business is dependent on many people's satisfaction whose objective for being involved in are different and may vary and may at many times be conflicting। भाई ये क्या होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट कमाना ये तो है ही है, बट प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं, ठीक है। देखिए ओनर्स को क्या चाहिए, ओनर्स को प्रॉफिट चाहिए, एम्प्लॉयज़ को अच्छा काम करने की कंडीशन चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहिए, इन्वेस्टर्स को रिटर्न चाहिए, कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी की गुड्स चाहिए। देयरफॉर अ बिजनेस नीड्स टू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। एक बिजनेस जो हमको सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला मार्केट स्टैंडिंग, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि भैया आप लॉन्ग टर्म में अगर टिकना चाहते हैं तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड only if it is able to capture a big share in the market। आप कहाँ पे हैं, है ना। अगर मार्केट में 100 यूनिट्स कोई गुड के बिक रहे हैं तो आपका कितना है उसमें कंट्रीब्यूशन, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 100 यूनिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स अगर आपके रहे तो ही आप लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे। इनोवेशन, जब तक आप कुछ ना, इनोवेशन में 2 चीज़ें, या तो आप कुछ नया काम करें या नए तरीके से करें, ठीक है। इट मीन्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर मल्टीपल यूजेस। ओल्ड कस्टमर्स में बी मेंटेन, बट नए लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, मतलब वेस्टेज कम करना है ना,
आउटपुट बढ़ाना है, वेस्टेज कम करना है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज उनको आप बेस्ट तरीके से यूज करें जिसमें कि वो रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, है ना। अर्निंग प्रॉफिट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा? पैसा कमाना। बिना पैसे के आप ग्रो नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर आता है बेटे ऑप्टिमम यूज ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके पास में देखो रिसोर्सेज जो है ना बेटे, ये आप लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज आर स्केर्स, बट हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है ना। तो रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करें जो बेस्ट पॉसिबल हम लोग को सेटिस्फैक्शन दे, जिसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो। तो देखिए एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब प्लांट, मशीनरी, ऑफिस एक्सेट्रा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसा, है ना। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज लगेंगे। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम टू यूज देम एफिशिएंटली। आपको उसे वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से यूज करना है। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। भैया आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मतलब सोचने का तरीका, है ना। सोचने का तरीका कैसा है, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो लोग जो है वो पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें देखना पड़ेगा। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। भैया वर्कर्स जो देखो, अगर एम्प्लॉय जो है, वर्कर जो है, अगर वो पॉजिटिव रहा तो आपका जो काम करने का मन रहेगा, एम्प्लॉय का जो काम करने का मन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, है ना। वो खुशी से काम करेगा, वो और मेहनत करेगा, है ना, और अपना समझ के काम करेगा। तो देखिए एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्कर। इट विल बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, है ना, एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट करेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट मस्ट मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी उसने पूरा करना चाहिए। इट कैन सेट गोल्स इन एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, है ना। आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स दो, आप वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों की मदद करो। ये सब तरीके से भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। अब बेटे आपको एक ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसे हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे कहते हैं, राइट। एक्सक्यूज मी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? ये इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए होते हैं। आपको ये कहा जाता है कि भाई डू यू अग्री और डिसअग्री, या आपको कोई भी एक सिचुएशन दे देंगे, उस पर कहेंगे कि कमेंट ऑन द सिचुएशन, राइट। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोंट सब्सटीट्यूट बट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या आप अग्री करते हैं? यस, क्योंकि देखो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही तो ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही तो ही इकोनॉमिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर पे खाना अच्छे से मिल रहा है, अगर आप लोगों को घर पे थोड़ा सा अपनापन मिल रहा है तो ही आप शांति से जाके काम कर सकते हो, है ना। और अगर आप काम कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो तो ही आपके घर पे घर चलेगा, है ना? तो ये दोनों देखो हैंड इन हैंड, अकेले कोई भी एक एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। तो डू यू एग्री? तो हमारा आंसर है येस, वी एग्री। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव, विद एन इकोनॉमिक मोटिव, जैसे टू अर्न मनी। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों करते बेटा अपन? आर अंडरटेकन विदाउट एनी इकोनॉमिक पर्पस, है ना, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स जब वो ऑफिस जाते हैं और वर्क प्लेस, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जब मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं तो वो क्या है बेटा? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। आपने पढ़ाई किया, आपने नहाया, आपने कुछ भी किया, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी डू सम डोनेशंस, वी गेट पॉकेट मनी, वी टेक बाथ एंड these are some non-economic activities है ना। These activities cannot take place unless and until we have money। आप ये काम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास पैसे ना हो। No one can work without getting sound sleep, and while sleeping is a non-economic activity. Similarly, bathing is a non-economic activity, but it is compulsory to be healthy। सीधी सी बात है, without being healthy आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। सीधा रिलेशन देख रहे हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। आप लोग आप पूरा अपने मन से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लिखना है, आप पूरा अपने मन से लिख सकते हैं,
ठीक है, सिर्फ समझो और लिखो। देखो, इफ यू नीड टू स्टार्ट डूइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न लाइवलीहुड फॉर योर फैमिली, विच वन वुड यू लाइक एंड वाई? अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप कौन सा बिजनेस चूज, या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चूज करना है तो आप कौन सी चूज करोगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बेटा, आप सबसे पहले आप देखो क्या बोलोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप उसको किस में ग्रुप कर सकते हो? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में। ऑल थ्री हैव देयर ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बट अगर आप देखें तो वन विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। किसकी क्या कंडीशन? इफ वन हैज इनफ फंड्स, उसके पास में अगर पैसे बहुत हैं और अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो फिर वो क्या करेगा? बिजनेस करेगा। बट किसी के पास में अगर प्रोफेशनल डिग्री है और कुछ थोड़े बहुत फंड्स है तो वो प्रोफेशन में जाएगा। बट किसी के पास में कुछ भी फंड्स नहीं है और वो रिस्क भी नहीं ले सकता तो वो जाएगा एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट करेगा, राइट। तो इस तरीके के आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए भी आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जिसे हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तो आई होप गाइज आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही और सेशंस चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट आई विल मेक सम मोर सेशंस लाइक दीज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग हम लोग ऐसे भी सेशंस ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ डू चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ पे बहुत यूजफुल चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू आर अपडेटेड। एंड अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर में, भले ही वो 12 महीने का हो या 24 महीने का हो, डू यूज़ द कोड जीत, जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।